तो स्वागत है आपका नेशन 24 के इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन में। हम पहुंच चुके हैं विधायक प्रतिनिधि कहें या फिर कहें कि विधायक की उम्मीदवारी जो है राजद से लिए राम अवतार पासवान जी राजनगर विधानसभा से हमारे साथ बैठे हैं और इनसे काफ़ी सारे सवाल भी होंगे और जानेंगे कि विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं और जो भी अभी बहुत सारी परिस्थितियां हैं उन सब से अगर जीतते हैं तो कैसे निपटेंगे और क्या विकास के कार्य करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चुनावी मंथन कार्यक्रम में आपका नेशन 24 में। बहुत बहुत आपको सर आरजेडी से टिकट मिला है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र के लोग जो हैं अभी काफ़ी सारे बात करते हैं, हम क्षेत्र का मुआयना करते आ रहे थे, लोगों में आपके प्रति उत्साह दिखा। तो अपना कंपटीटर किसको मानते हैं इस विधानसभा चुनाव में, मतलब यहाँ पर क्या लगता है? आपने लोगों के बीच में गया होगा, आपने देखा होगा लोगों का जो जनसैलाब है, लोगों का जो विचार है, लोगों का जो संदेश है वो आपने देखा होगा। इस आदि जाहिर कर दीजिए जो क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है। लोगों के बीच में है, कहीं विरोधी है ही नहीं, अगेंस्ट में कहीं नहीं है। आंधी आ गई है, लोगों को आंधी आ गई है मेरे प्रति, और लोग आंधी अपने आप लोग जनसैलाब लेकर के घूम रहे हैं सभी जगह, क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार है इनसे लोगों ने त्रस्त आ गया है, सब त्रस्त है, हर एक महीने में त्रस्त है। बेरोजगारी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, किसान की समस्या हो, भ्रष्टाचारिता हो, बेरोजगारी समस्या हो, सभी महीने में लोग त्रस्त है। किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है किसान। आप गए होंगे, आपने घूरा है, सभी जगह घूरा है। मधुबनी जिला में बहुत सारे लोगों में क्षेत्रों में घूरा होगा, राजनगर विधानसभा में घूरा होगा। विकास के नाम पर डपोर्सन की है, विकास कहीं नहीं है। विकास के नाम पर मात्र जो है विज्ञापन में विकास हुआ है, पेपर में विकास हुआ है। हमारे डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार की जो है विज्ञापन और भाषणबाजी में विकास हुआ है। अच्छा, जैसे कि कह रहे हैं कि पोस्टर पे विकास हुआ है डबल इंजन के सरकार में, और विकास जो है सिर्फ पेपर पे हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कितना हुआ है? अगर विकास नहीं भी हुआ है तो अगर आप जीत कर आते हैं राजनगर विधानसभा क्षेत्र में तो कुछ तो समस्याएं आपको दिखी होंगी कि अगर इन चीज़ों पर काम करेंगे तो जनता यहाँ मतलब खुश होगी और हमारे आने के बाद इन चीज़ों पर काम करना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर आप काम करेंगे जीत के आएंगे? निश्चित रूप से मैंने 2014 में 9 महीने के लिए विधायक बना, तो 9 महीने में जो मैंने काम पूरे विधानसभा में किया उसका जो है रिटर्निंग रिजल्ट आज दिखाई दे रहा है। लोगों ने जान बना लिया है, माइंड मेकअप कर लिया है, मूड बना लिया है कि 9 महीने में जो विकास राम अवतार पासवान ने किया उनको यदि मौका मिल जाएगा तो निश्चित रूप से राजनगर का विकास, विधानसभा का विकास होगा। तो वो 9 महीने के कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने किया जिसका परिणाम अभी दिख रहा है? 9 महीने के में मैंने जो किया, जहाँ तक लोग नहीं जा सकता था वहाँ तक मैंने विकास का जो है सूरज रोशनी को पहुँचाने का काम किया। चलिए, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन विधानसभा जो है राजनगर, यहाँ पर जो एक और विधायक की जो दावेदारी ठोक रहे हैं राम कृपाल पासवान जी, जो बीजेपी से खड़े हैं, एनडीए के जो हैं अभी प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कि उनके कार्यकाल, आपके कार्यकाल जो हैं, आपके तो 9 महीने के जो कार्यकाल इधर रहे हैं और उनकी जो दावेदारी है जो वो ठोक रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बहुत विकास करेंगे, जमीनी हकीकत क्या है विकास की? जनता खदेड़ रहा है उसको। जो 5 साल में आपने क्या क्या हिसाब दीजिए, मैं हिसाब मांग रहा है, और हिसाब जब जानता जब हिसाब मांगता है तो पीछे की ओर भागता है, गांव छोड़कर भागता है, हिसाब मांगता है। तो क्या अभी तक इधर गांव में वो मुआयना करने नहीं आए क्या 5 साल के जीतने के बाद? नहीं, जनता से पूछ लीजिए। कुछ नहीं, मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ नहीं। अच्छा, अब कुछ कह रहे हैं? जनता से पूछ लीजिए ना, मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा, ठीक है। तो मतलब आपको लगता है दूसरी कि बात आप मैं कहना चाह रहा हूँ,
मैं सरकार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, किसान मर रहा है, किसान बिल पास किया, आप जानते हैं किसान आत्महत्या कर रही है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान में किसान हत्या कर रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, बेरोजगार डबल इंजन की सरकार बिहार में है। लोगों ने कहा, इसमें वादा किया था कि मैं 15 लाख युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार देने का काम करूंगा। आप शायद पटना से आए हुए हैं, आप ही बता दीजिए कितने युवाओं को रोजगार मिला, आप ही बता दीजिए ना, आप तो पत्रकार हैं ना, आप तो गए होंगे ना, आपको तो जानकारी होना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी जी ये कह रहे हैं, क्योंकि आरजेडी से हैं सर, तो हम इनसे ही पूछना चाहेंगे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को जो है रोजगार देंगे। निश्चित पिछली सरकार भी ऐसे वायदे कर चुके हैं और उस वायदे के दम पर जो है कई बार सत्ता में आ भी चुके हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है? क्या सच में अगर आते हैं तेजस्वी जी मैदान में आने के बाद जो है अगर जीत जाते हैं तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कि ये सब कोरोना ये देखिए, ये एनडीए में जुमलाबाजी चलता है। लोगों को गच्छ कह दिया कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, चुनाव जीत लिया, सरकार बन गई, कहा कि ये जुमला था। जुमला उसमें चलता है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जिस समय में माननीय मुख्यमंत्री थे, उनका कहना था, ए चूहा पकड़ने वालों, मैला ढोने वालों, जागो, पढ़ो, लिखो, अपने अधिकार को समझो। लालू यादव का ये आवाज था, और लालू यादव का ये आवाज गरीब गुरबों के बीच में फैलने का काम किया। आज ये डेट में जो गरीब तबके के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर क्लास के लोग हैं, जो मजदूरी करता है, आराम से जा कर के प्रखंड मुख्यालय में हो, सीओ कार्यालय में हो, बैठ करके जो आवाज दिया लालू यादव ने, उपयोग करता है। अच्छा, ऐसा है कि मैं कहना आइए इधर आइए, मैं कहना चाहता हूं कि आपने बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम पर आपने चर्चा किया है। हमारे तेजस्वी जी युवा सम्राट, भावी मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने साफ कह दिया है कि जब मेरी सरकार बनेगी बिहार में तो मेरा पहला कैबिनेट के बैठक में सबसे मेरा पहला प्रस्ताव होगा 10.5 लाख युवाओं को रोजगार देने के विज्ञापन, नौकरी देने का मैं काम करूंगा। पहला विज्ञापन, उसे खरे उतरने का काम करेंगे। युवाओं का जनसैलाब उठ चुका है, जाग चुका है कि 15 सालों में जो युवाओं को ठगने का काम किया, यह हम लोग समाज के कोख बन कर रह गए हैं। जब तक तेजस्वी यादव आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, निश्चित रूप से हम लोगों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। आप कह रहे हैं कि 15 सालों में मधुबनी जिला में 3 चीनी मिल है, चीनी मिल बंद है, खत्म हो गया। इससे लगभग राजनगर में कितना? राजनगर में नहीं है चीनी मिल, तो हम राजनगर विधानसभा की बात कर रहे हैं। मैं मधुबनी जिला की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मधुबनी जिला में चीनी मिल है। मधुबनी जिला क्या, मधुबनी जिला हमारे जो चीनी मिल जो है, रैयाम चीनी मिल, लोहट चीनी मिल है, सकरी चीनी मिल है, क्या ये मधुबनी जिला से बाहर की थोड़ी है? यदि विकास होगा तो निश्चित रूप से, यदि लोहट चीनी मिल में विकास होगा तो निश्चित रूप से रैयाम राजनगर विधानसभा के किसान भी इससे प्रभावित होंगे, अंधरा ठाड़ी किसान भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जहाँ चीनी मिल है, पंडोल में जो चीनी मिल है और लोहट चीनी मिल जो है वह सीमा पर है, राजनगर विधानसभा, पंडोल विधानसभा के सीमा पर है। इससे किसान जो है लाभान्वित होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपका ध्यान हम आकर्षित करना चाहेंगे राजनगर विधानसभा क्षेत्र पर। यहाँ पर थोड़ी सी सड़कों की समस्याएं हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है, नीतीश सरकार ऐसा दावा करती है कि हम हर घर तक जो है शौचालय पहुँचाती हैं, लेकिन फिर भी जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो ऐसा देखने को मिला कि महिलाएं और बच्चे और काफ़ी पुरुष भी जो है बाहर की तरफ जो है जाते हैं शौच करने। तो क्या सच में शौचालय हर घर तक पहुँच गए हैं, या फिर ये लोग अपने मन मर्जी से जाते हैं बाहर? शौचालय की बात आप कह रहे हैं, इस सरकार का नीति ठीक रहता तो निश्चित रूप से शौचालय पटल पर आता गरीब गुरबा के। राजनगर में नहीं है। कहाँ है शौचालय? रोड पर लोग पैखाना करता है,
रोड पर जा रहा है, अभी भी जा रहा है। शौचालय कहाँ? शौचालय के मामला में जो भी योजना है सरकार, आप क्या कह रहे हैं कि ये नल जल योजना क्या है? सरकार की पॉकेट की नल जल योजना है। शौचालय क्या है? सरकार की पॉकेट की नई शौचालय व्यवस्था है। ये जो ODF करवा लिया, सराची करवा लिया, आप बता दीजिए एक भी शौचालय क्या है? जमीनी हकीकत तो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आप कहीं चले जाइए, सरकारी कर्मचारी में कार्यालय में चले जाइए, एक भी गरीब का काम नहीं होगा बिना पैसे का। आपके आने के बाद अफसर बेलगाम हो गया। नहीं, आपके आने के बाद राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जो हालात हैं, अगर अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो विधानसभा क्षेत्र में एटलीस्ट आप तो ये कह सकते हैं ना कि हम विधानसभा क्षेत्र में आने के बाद इन सब चीजों को ठीक करेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस पर कमान किया जाएगा। हम लोगों का प्रस्ताव होगा कि भ्रष्टाचार पर कमान किया जाए, अफसरशाही पर कमान किया जाए। अफसरशाही, आप नीतीश कुमार की सरकार में किसी विधायक से, उनके सरकार के जो मंत्री है, उनके मंत्री तक को नहीं गुदान रहा, उनके मंत्री को कोई अफसर नहीं पूछ रहा है। अच्छा, अब राजनगर विधानसभा क्षेत्र में 3-4 चीजें हैं जो आपसे ही हम जानना चाहेंगे। हम जनता के बीच नहीं जाएंगे भी तो हम उनसे उनके सवालात करेंगे। आपको 4 मूलभूत समस्याएं क्या लग रही हैं जो जीतते आप इस पे ध्यान देंगे और पूरी करेंगे? देखिए, राजनगर विधानसभा में ऐसे ऐतिहासिक चीज है जो डायरेक्ट जनता को लाभ मिलेगा। पहला है कि राजनगर विधानसभा अंधराठाड़ी प्रखंड 2 पार्ट में बटा हुआ है। 18 पंचायतों का प्रखंड है, इसमें 16 पंचायत अंधराठाड़ी के कमला तटबंध राजनगर विधानसभा की मैं जहाँ तक बात करता हूँ कि राजनगर प्रखंड के पूर्वी छोर पर कमला नदी बहती है। अंधराठाड़ी प्रखंड के पूर्वी छोर पर सुगरवे नदी बहती है। और अंधराठाड़ी प्रखंड 2 पार्ट में बटा हुआ है। राजनगर अंधराठाड़ी के 16 पंचायत पूर्वी छोर कमला तटबंध के पूर्वी छोर पर है, 2 पंचायत राजनगर कमला तटबंध के पश्चिमी छोर पर है। यदि हम लोग राजनगर विधानसभा में इन करेंगे तो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हम लोग इन करते हैं। उत्तर दिशा में हम लोग जाते हैं तो बाबूबढ़ी विधानसभा होकर गुजरना पड़ता है, जो लगभग 30 किलोमीटर होकर के गुजरना पड़ता है। जब दक्षिण दिशा से हम लोग जाते हैं तो झंझारपुर विधानसभा में प्रवेश कर ही हम लोग अपने विधानसभा में जाएंगे, उल्लंघन होता है। यदि राजनगर विधानसभा में अंधराठाड़ी प्रखंड में और ये अंधराठाड़ी प्रखंड के जो गंगद्वार पंचायत है, मैलाम पंचायत है, और उधर हमारे रखवारी पंचायत है, हरना पंचायत है, शिवा पंचायत है, इसमें यदि हम कमला में पुल बन जाता है तो कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट जो है अपने क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अच्छा, राजनगर नंबर 2 सुगरवे नदी जो है अभी अंधराठाड़ी प्रखंड के पूर्वी छोर पर आप आए होंगे, एक नदी के पलार पर देखे होंगे। यह नदी सालों भर पानी इसमें चलता है, तो सालों भर पानी चलता है। तो यहाँ पर बाबूबढ़ी विधानसभा के बाबूबढ़ी प्रखंड, खुटौना प्रखंड, अंधराठाड़ी प्रखंड, झंझारपुर प्रखंड, पिपरास प्रखंड, लखनऊ प्रखंड, मधेपुर प्रखंड, भेजा प्रखंड, इतने प्रखंड के किसान यदि स्लूइस गेट बन जाता है तो इतने प्रखंडों के किसान जो है लाभान्वित होंगे। उपजाऊ क्षमता ये समय किसान की समस्या है, क्योंकि हमारे गांव में 85% लोग किसान ही हैं और यह देश किसान प्रभावित क्षेत्र है और यह किसानों पर कृषि पर ही आधारित हिंदुस्तान है। लेकिन सरकार की मानसिकता किसान के ठीक विपरीत है, क्योंकि यह कॉर्पोरेट घराने की सरकार है। एक सरकार चाह रहा है कि कॉर्पोरेट घराने कैसे आगे बढ़ जाएगा, किसान मर जाएगा, देश गुलाम हो जाएगा,
किसान को जो है आत्महत्या करवा रहा है। युवाओं को रोजगार के नाम पर पकौड़ा बेचने के लिए कहा जा रहा है, हाथ में कटोरा थमा दिया गया है। तो कोरोना महामारी में ये बिहार सरकार के मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सबसे पहले अंडरग्राउंड। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ें निकल कर आई जब कोरोना की बात है। जितने भी जनप्रतिनिधि थे बिहार के या फिर यूपी के, पूर्वोत्तर यूपी के, जब कोरोना में यहाँ से लोग, बहुत सारे लोग बाहर कमाते हैं, आपको भी ये चीज़ का पता है। तो जब कोरोना बहुत चरम सीमा पर था तो लोग पलायन कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि थे जिन्होंने काफ़ी बस भी भेज दिया अपने विधानसभा क्षेत्र से कि जाइए हमारे लोगों को लेकर आइए। इसमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने क्या ऐसा कदम उठाया था क्या? तो जो पलायन करके हमारे प्रवासी मजदूर जो आए हैं, हमारे भाई आए, किसी मजदूर भाई आए हैं जो गए थे बाहर कमाने के लिए, उनसे पूछ लीजिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया। कोई व्यवस्था नहीं की, सिर्फ पेपर में व्यवस्था हुआ। समझे, हमारे युवा सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव ने बोले थे कि मैं सरकार को हेल्प करूंगा, मैं 400 बस देने के लिए तैयार हूँ, 4000 बस देने के लिए तैयार हूँ। सरकार मांग करे, हमारे भाई जो विदेश पलायन करके आ रहे हैं उनको भोजन का व्यवस्था करे। हमारे तेजस्वी यादव ने सभी जगह सीमा पर, बॉर्डर पर भोजन का व्यवस्था करवाए, लेकिन सरकार के द्वारा टेंट को भी तोड़वाने का काम किया, लाठी करवाने का काम। आप लोग भली बात समझे ना। तो ये प्रवासी मजदूर को सरकार पूर्णतः उदासीन थी मजदूर को। एक मजदूर कैसे मर कर के आए, जी कर के आए, नहीं आए, इतना मजदूर मरा, सभी के पैर में जो है छाले पड़ गए। इतने मजदूर, हमारे दरभंगा की बेटी साइकिल से पिता को लेकर के आ गए। हमारे इस समाज में, यहाँ इस सरकार में हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है। हाथरस की मामला देख लीजिए, मुजफ्फरपुर के मामला देख लीजिए, जो मामला इन्वॉल्व है इस सरकार में, मंत्री इन्वॉल्व है, सभी पदाधिकारी इन्वॉल्व है। उस मंत्री को भी आज टिकट देने का काम किया है। हमारी बेटी सुरक्षित है इसमें। चलिए, तो कहना इनका ये है कि हम आएंगे सत्ता में तो इन सब चीज़ों पर जो कमियां हैं ये सब चीज़ें पूरी होंगी। राजनगर विधानसभा क्षेत्र से हमारी वोटों से जीतने की हमारी धरोहर है, आशा और दावेदारी। राजनगर विधानसभा, राजनगर प्रखंड में हमारे धरोहर है, किला है, उसको सौंदर्यीकरण की जरूरी है। ये इतिहास, यदि जो प्रतिनिधि जीतेंगे उसको सौंदर्यीकरण, उनको रख रखाव के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो इतिहास माफ थोड़ी करेंगे। चलिए, तो मतलब आपकी घोषणाएं होंगी, आपकी बातें हो गई कि हम जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। अब आखिरी सवाल ये है कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कितने वोटों के अंतर से जीतने का आप दावा पेश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, तो जनता से पूछना पड़ेगा आपको। तो आप जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, जनता मेरा कर देगा। तो जनता कहेगा जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, नेताजी कुछ नहीं बोलेंगे। जानते हैं लेकिन कहने से बच रहे हैं। तो आपका चुनावी मंथन कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा और मतलब मेलभावपूर्ण बातें हुई। अच्छी बात यह है कि हमारे नेशन 24 के कार्यक्रम में आपने अपना कीमती समय निकाला, और चुनावी मंथन कार्यक्रम में आपने यहाँ पर जो है हमें अच्छा लगा बातें करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने आए और हमारे बीच आए, अपने विचार को रखे। मैंने अपने क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दिया। साथ साथ हम सभी मतदाता मालिकों से पुनः निवेदन करता हूं कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे बाय इलेक्शन में एक बार सेवा करने का मौका दिया, पुनः 2020 में मुझे एक बार सेवा करने का मौका दे। आप लोगों को नेता नहीं, बेटा बनकर के, सेवक बनकर के काम करने का काम करूँगा। बहुत बहुत चलिए, तो चुनावी मंथन कार्यक्रम में नेशन 24 के साथ आप थे, मैं अभिषेक कुमार, और आज का खास कार्यक्रम जो था राजनगर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार जो है राम अवतार पासवान जी का था। अब हम आगे भी चर्चा करेंगे विधानसभा क्षेत्र का, जैसा जैसा मुआयना करेंगे वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।